हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए हैं और इन दिनों का बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइजेशन आप लोग कर रहे होंगे। मेंस की बात है और बैंकर बनने में कुछ दिन दूर हैं आप। प्री आप लोगों ने क्वालिफाई किया, अब है मेंस की बारी। और मेंस में कंप्यूटर को किस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, अब समय आ चुका है। एक बार मेरे साथ में बोलिएगा कि सचिन सर, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार कंप्यूटर में 35 प्लस क्वेश्चन सही होकर रहेंगे। कुछ भी हो जाए, आप एक बार बोल के तो देखिए, आप एक बार फील करके तो देखिए। ये आप ही हैं जो किसी भी चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन स्टूडेंट। तो कॉमन स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, जब प्री क्वालिफाई कर सकता है, मेंस जा सकता है, इतनी मेहनत से रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी पढ़ सकता है और कंप्यूटर भी समझ सकता है, तो ये इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकता है। कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल क्वालिफाई होगा। तो चलिए, आज की सेशन में हम लोग देखेंगे बेस्ट 40 क्वेश्चंस, कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, 7 डे 7 टेस्ट, और आज है इसका डे 4। तो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज का सेशन। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का और चाहते हैं कि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में पकड़ बना ली जाए, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जाए, जितने भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं वो लगा लिए जाएं, साथ ही साथ बढ़िया मॉक टेस्ट भी देकर प्रैक्टिस कर ली जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से। कोर्स से ज्वाइन करने के लिए आपको अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर की मदद से। फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। वैलिडिटी है 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। किसी भी कंफ्यूजन के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा और वेट कर लीजिएगा मेरे रिप्लाई का। तो चलिए गाइस, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्वेश्चन था, डैश इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप्ड बाय सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप ओपन एआई। डैश सैन फ्रांसिस्को स्थित एक स्टार्टअप ओपन एआई कंपनी के द्वारा विकसित किया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का नाम बताइए। और चैटबॉट तो बड़े सुर्खियों में भी रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जीए में भी पूछा जा सकता है और कंप्यूटर में तो फेमस है ही। हम जानते हैं कि ओपन एआई कंपनी ने जो चैटबॉट बनाई है उसका नाम है चैट जीपीटी। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, चैट जीपीटी। यहां पर एग्जाम में जीपीटी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसलिए याद रखिएगा। चैट जीपीटी में जी का मतलब है जनरेटिव, पी का मतलब है प्री ट्रेंड और टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मर। तो यानी चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर इज द फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी। अब यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग चैटबॉट बनाए और आजकल चैटबॉट का तो बहुत चलन भी है। आप किसी भी क्वेश्चन को चैट जीपीटी या किसी भी चैटबॉट में डालिए, आपको आंसर मिल जाएगा उस क्वेश्चन का, है ना। इतना पावरफुल फीचर है ये। तो ओपन एआई जो कंपनी है उसका चैटबॉट है चैट जीपीटी। गूगल का जो चैटबॉट है दैट इज कॉल्ड बार्ड। माइक्रोसॉफ्ट ने भी चैटबॉट बनाया, इसका नाम है बिंग एआई और इसका नाम बदल के कर दिया गया है सिडनी। तो याद रखिएगा ये काफी पॉपुलर भी है। माइक्रोसॉफ्ट का बिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाउ इट इज कॉल्ड सिडनी। एप्पल का चैटबॉट है एप्पल जीपीटी। तो ये रही एक तरफ कंपनीज के नाम और ये इनके चैटबॉट के नाम। याद रखिएगा, यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए। याद रखिएगा, कह दिया तो कह दिया, एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, यहां से क्वेश्चन मिलेगा जरूर।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, डिजिटल असिस्टेंट। डिजिटल असिस्टेंट का मतलब जैसे आपको गाने सुनने हैं तो आपने बोल दिया कि ये गाना बजा दिया जाए, तो डिजिटल असिस्टेंट जो होते हैं वो आपके लिए गाना प्ले करते हैं, सॉन्ग्स प्ले करते हैं, जो भी आप उनसे चाहते हैं पूछना वो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे असिस्टेंट को बोला जाता है डिजिटल असिस्टेंट। ये भी काफी पॉपुलर है आईबीपीएस का, पूछते जरूर हैं कि एप्पल के डिजिटल असिस्टेंट का नाम बताइए, अमेजॉन के डिजिटल असिस्टेंट का नाम बताइए, माइक्रोसॉफ्ट के डिजिटल असिस्टेंट का नाम बताइए, या गूगल के डिजिटल असिस्टेंट का नाम बताइए। ये क्वेश्चन मैच दी कॉलम के फॉर्मेट में भी आ सकता है। एप्पल का सिरी है, अमेजॉन का एलेक्सा है, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना ये था। कोर्टाना को माइक्रोसॉफ्ट ने बंद करने का फैसला हाल ही में लिया है। इसकी जगह पर विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्रोवाइड किया है वो है विंडोज कॉपीलॉट, यानी डिजिटल असिस्टेंट विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट ने कोर्टाना की जगह पर जो देने का फैसला लिया है दैट इज विंडोज कॉपीलॉट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट न्यूज है। गूगल का है गूगल असिस्टेंट। तो ये सब आपके डिजिटल असिस्टेंट हैं, इनका नाम कंपनी के साथ में याद रखिएगा। वैसे एग्जाम में ज्यादातर जो पूछा गया है वो अमेजॉन का एलेक्सा है और माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने बदल लिया है, तो हो सकता है इस बार एग्जाम में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज कॉपीलॉट ऑप्शन में दिया हो, तो ये हो जाएगा करेक्ट जवाब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए एक एक करके क्या होगा इसका आंसर। विच प्रोटोकॉल इंक्लूड इन डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। डेस्कटॉप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी प्रोटोकॉल शामिल है, सोचिए। अब अगर हमने सोचा कैसे, जैसे आप सोचते हैं कि सर यहां पर प्रोटोकॉल की बात हो रही है, IPv4 IPv6 ये दोनों प्रोटोकॉल होती हैं, बोथ ऑफ दीज लिखा हुआ है, ज्यादातर बोथ ऑफ दीज होता है, लगा दो आंसर। ऐसा आप सोचते हैं, गलत है। अगर आजकल के सिस्टम्स की बात की जाए, डेस्कटॉप और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो है IPv6 प्रोटोकॉल। तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हमेशा लेटेस्ट वाली प्रोटोकॉल को, दैट इज कॉल्ड IPv6। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 IPv6 प्रोटोकॉल। नेक्स्ट। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट द लास्ट एड्रेस ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस का जो लास्ट एड्रेस होता है उसे क्या बोलते हैं। निम्नलिखित में से वह चुने जो IP पता के अंतिम पते को दर्शाता है। जो लास्ट एड्रेस को दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क एड्रेस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। लास्ट वाला जो एड्रेस होता है, जो अंतिम एड्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, यूनिकास्ट का मतलब 1 to 1। जैसे आपने मुझे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज किया या टेलीग्राम पे कोई मैसेज किया, वो क्या है, यूनिकास्ट है। मैंने एक ग्रुप बना दिया टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, वहां आप हमसे कनेक्टेड हैं, वो क्या है, मल्टीकास्ट है। जो मैं मैसेज डालूंगा वो कई लोग देख लेंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग। और ब्रॉडकास्ट क्या है, यूट्यूब एक ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, कोई भी यहां पर मेरे वीडियोस को देख सकता है और सुन सकता है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर है, वेरी गुड। What is the name of the type of notation an IP address is usually written? आमतौर पर IP एड्रेस जिस प्रकार के नोटेशन में लिखा जाता है उसका नाम क्या है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है कि IPv4 का नोटेशन बताइए, IPv6 का नोटेशन बताइए, मैक एड्रेस का नोटेशन बताइए। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि IPv6 और मैक एड्रेस के केस में हेक्साडेसिमल होगा। फिर से सुनिए, IPv6 और मैक एड्रेस के केस में जो नोटेशन होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, जबकि IPv4 के केस में ये किस फॉर्मेट में होगा,
डॉटेड क्वाड फॉर्मेट में। यहां पर क्या दिया हुआ है? आईपी एड्रेस। यूजुअली का मतलब IPv4 की बात हो रही है, तो यहां पर एड्रेस का आंसर क्या बनेगा? डॉटेड क्वाड। अब ये डॉटेड क्वाड क्या होता है? आपने अगर IPv4 एड्रेस को देखा हो तो वो कैसे होता है? 192.168.52.10 है ना, कुछ ऐसे ही तो होता है, जहां पर 3 डॉट देखे जाते हैं। तो डॉट की वजह से इसको क्या बोलते हैं? डॉटेड क्वाड। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू IPv4 इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं और आप गलत कर देते हैं, जबकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहां पर बात किसकी हो रही है। यहां बात हो रही है IPv4 एड्रेस की, और कह रहा है कंसीडर करो इन दोनों स्टेटमेंट को विद रिस्पेक्ट टू IPv4 इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? लूप बैक एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास बी। क्या लूप बैक एड्रेस क्लास बी को बिलोंग करता है? मैंने आपको कई बार बताया है कि लूप बैक एड्रेस क्लास ए को बिलोंग करता है। वैसे तो लूप बैक एड्रेस किसी भी क्लास का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर हमें रखना होगा तो हम लूप बैक एड्रेस को कहां रखेंगे? क्लास ए में रखेंगे। दूसरा कह रहा है लूप बैक एड्रेस इज यूज्ड टू सेंड पैकेट फ्रॉम होस्ट टू इटसेल्फ। क्या लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है पैकेट को होस्ट से अपने आप को भेजने, यानी होस्ट टू क्लाइंट सेंड करने के लिए, अपने आप को भेजने के लिए? आंसर है बिल्कुल सही, क्योंकि लूप बैक एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड एज टेस्टिंग एड्रेस। इसको टेस्टिंग एड्रेस बोलते हैं, इसको लोकल होस्ट एड्रेस बोलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला गलत है, यानी फॉल्स और ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट वन। ये लूप बैक एड्रेस क्या होता है तो आपको पता होगा अभी तक कि लूप बैक एड्रेस होता है 127.0.0.1, दैट इज कॉल्ड लूप बैक एड्रेस। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लोकल होस्ट और टेस्टिंग एड्रेस। इसको लोकल होस्ट भी बोलते हैं, इसको टेस्टिंग एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इसका आंसर। Which network component is not associated at physical layer of OSI model? कौन सा नेटवर्क घटक OSI मॉडल के भौतिक परत से संबंध नहीं रखता है या संबंधित नहीं है? हम जानते हैं जब भी हम बात करते हैं फिजिकल लेयर की, फिजिकल लेयर में क्या क्या आता है? फिजिकल लेयर में आता है बसेस, टोपोलॉजीज। अगर बसेस की बात हो, टोपोलॉजीज की बात हो, तो ये सब आपके फिजिकल लेयर में आती है, जो कि OSI मॉडल में लेयर 1 होती है। फिजिकल लेयर में कौन कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं? तो आप जानते हैं हब और रिपीटर, ये दो ऐसी डिवाइसेस हैं जो फिजिकल लेयर पे काम करती हैं, हब और रिपीटर। लेकिन हब और रिपीटर के साथ साथ कुछ और डिवाइसेस भी काम कर सकती हैं, जैसे एम्पलीफायर, मल्टीप्लेक्सर, ये भी आपकी फिजिकल लेयर पे काम करती है। तो इसका मतलब क्या काम नहीं करता? राउटर काम नहीं करता है, क्योंकि राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है आईपी एड्रेस के साथ में। तो यहां पर आंसर क्या बन जाएगा गाइस? राउटर यहां पर गलत है फिजिकल लेयर के रिस्पेक्ट में। अगर नेटवर्क लेयर होता तो आंसर होता राउटर। वेरी गुड। इन OSI मॉडल डेटा कंप्रेशन इज कैरिड आउट बाय। OSI मॉडल में डेटा कंप्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? हम जानते हैं जितने भी शन वाले होते हैं उनका आंसर भी शन में ही होता है, जैसे डेटा कंप्रेशन, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा डिक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब का आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन लेयर। तो आंसर क्या है? शन के केस में आंसर शन वाली लेयर होगा, दैट इज प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? तो कंप्रेशन गिवन हो, इंक्रिप्शन हो, डिक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो, इन सभी के केस में आंसर क्या होगा?
प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट, टू डिफरेंट नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग, दो अलग अलग नेटवर्कों को किसका उपयोग करके जोड़ा जाता है? मैंने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है डिफरेंट। अगर क्वेश्चन में कभी भी डिफरेंट आ जाएगा तो आंसर क्या होगा? जैसे ही आपने देखा डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट टोपोलॉजीज, डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट अगर मिल गया तो 100% आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे हो जाएगा। डिफरेंट का मतलब गेटवे और सेम या सिमिलर का मतलब, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा सिमिलर नेटवर्क, सिमिलर टोपोलॉजीज, सिमिलर प्रोटोकॉल, तो इन सभी केसेस में आंसर या तो ब्रिज होगा या राउटर होगा। सर अगर ब्रिज और राउटर दोनों दिया हो तो क्या करेंगे? तो ब्रिज लगा देंगे, यानी पहला प्रेफरेंस ब्रिज को देंगे और ब्रिज नहीं मिलेगा तो राउटर को देंगे। किस केस में? सेम नेटवर्क, सेम प्रोटोकॉल, सेम टोपोलॉजीज, इस केस में आंसर ब्रिज या फिर राउटर। वेरी गुड। नेक्स्ट, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ कैसा एग्जाम्पल है, यानी किसका एग्जाम्पल है? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क या स्टोरेज एरिया नेटवर्क? आंसर है ब्लूटूथ की बात करें या हॉटस्पॉट की बात करें, ये दोनों ही आपके किस में आते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल क्यों? क्योंकि ब्लूटूथ है या हॉटस्पॉट ये मोबाइल पे ही चलाते हैं और मोबाइल आपका पर्सनल होता है, तो ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है? मतलब दिस इज अ प्राइवेट नेटवर्क विच इज एक्सटेंडेड टू द पब्लिक नेटवर्क। एक गुप्त नेटवर्क है जिसको इतना बढ़ा दिया गया है कि पब्लिक भी उसका यूज कर सकती है, और इस तरीके के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? लैन, वीपीएन, कैन, मैन या सैन? बिल्कुल सही, यह है आपका वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क है, लेकिन इसको इस कदर बढ़ाया जाता है धीरे धीरे, एक टनल डाल के डेटा को एक टनल के थ्रू पास किया जाता है ताकि हैकर इस डेटा को हैक ना कर पाए। दैट इज कॉल्ड वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हैकर कहता है ये डेटा मुझे दे दो ठाकुर, जो वीपीएन होती है वो कहती है बिल्कुल, अगर दम है तो लेकर दिखाओ। हैकर लगा रहता है लगा रहता है लगा रहता है, लेकिन क्रैक नहीं कर पाता वीपीएन को, क्योंकि इसमें जो प्रोटोकॉल है दैट इज कॉल्ड पीपीटीपी प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि वीपीएन किस प्रोटोकॉल का यूज करती है? तो आंसर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिस प्रोटोकॉल का यूज करता है दैट इज कॉल्ड पीपीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। समझ में आया? वेरी गुड। Which of the following layer is an addition to OSI model when compared with the TCP/IP model? हम जानते हैं कि नेटवर्किंग में दो तरीके के मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला मॉडल आया TCP/IP मॉडल और उसके बाद में आया OSI मॉडल। अगर हम बात करें OSI मॉडल की तो इसमें 7 लेयर्स हैं, और बात करें TCP/IP मॉडल की तो पहले 4 लेयर्स थी और अब बढ़ा के 5 लेयर्स कर दी गई हैं। तो लेटेस्ट वाले के अकॉर्डिंग TCP/IP मॉडल में लेयर्स कितनी हैं? 5। पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी लेयर है जो TCP/IP मॉडल में नहीं है लेकिन OSI मॉडल में है, यानी TCP/IP मॉडल में ऐसी कितनी लेयर हैं जो नहीं है?
तो हम जानते हैं 5 लेयर्स हैं टीसीपी आईपी में, ओएसआई में 7 है। तो 2 लेयर्स ऐसी हैं जो टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं है। अब वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? तो मैंने आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक जो बताई है वो क्या बताई है? एसपी। एसपी का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय एसपी? सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये 2 लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं है। तो ढूंढ लो यहां पर, क्या सेशन दिया है? दिया है। क्या प्रेजेंटेशन दिया है? दिया है। क्या 2 एंड 3 दोनों दिया है? दिया है। यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, बोथ 2 एंड 3। समझ में आ गया? टीसीपी आईपी मॉडल की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी परत ओएसआई मॉडल के अतिरिक्त भाग है? तो ओएसआई मॉडल में कौन सी ज्यादा है 2 लेयर्स, ये पूछे, या टीसीपी आईपी मॉडल में 2 लेयर्स कौन सी कम है, ये पूछे? बात तो एक ही है। और आंसर क्या होगा? सेशन और प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, which type of cell reference in MS Excel 365 contain a formula which does not change the formula in copied? मैंने आपको कई बार सेल रेफरेंसिंग के बारे में बताया है और यह भी बताया है कि एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग जरूर आएगा एग्जाम में। और सेल रेफरेंसिंग कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। और 3 तरीके के नाम को कैसे याद रखें? जय श्री राम, यानी राम जी के नाम से। आर मतलब रिलेटिव, ए मतलब एब्सोल्यूट और एम का मतलब मिक्स्ड। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। कह रहा है विच डज नॉट चेंज। एमएस एक्सेल 365 में किस प्रकार की सेल रेफरेंस में एक फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला कॉपी करने पर नहीं बदलता? जो बदल जाते हैं वो है रिश्तेदार। रिश्तेदार का मतलब रिलेटिव। तो रिलेटिव रेफरेंस वो हैं जो बदल जाते हैं, और जो नहीं बदलते उनको बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो आंसर यहां पर क्या होगा गाइस? एब्सोल्यूट। ऐसे याद रखिए, अगर पूछा जाए कौन सी सेल रेफरेंसिंग बदल जाती है, चेंज, तो सोचिए चेंज हो जाते हैं रिश्तेदार, तो यानी रिलेटिव। नॉट चेंज, जो नहीं बदलते, वो हैं आपके एब्सोल्यूट। समझ में आ गया? और जो थोड़े बदल जाते हैं और थोड़े नहीं बदलते, वो हैं मिक्स्ड, है ना? जो थोड़े से बदलते हैं और थोड़े नहीं बदलते, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंस। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल 365? निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 365 में एक निरपेक्ष सेल संदर्भ है? तो मैंने आपको कई बार बताया है कि एब्सोल्यूट के केस में रो और कॉलम दोनों के पहले डॉलर का साइन लगेगा, ये कंफर्म है। तो ढूंढ लो, क्या यहां पर $2 के साइन कहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, $A, $1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। सर अगर यहां पर रिलेटिव हो तो कैसे पहचानेंगे? रिलेटिव में कोई भी डॉलर का साइन नहीं लगता, यानी A1 हो गया रिलेटिव। मिक्स्ड कैसे पहचानेंगे? मिक्स्ड का मतलब या तो रो से पहले डॉलर का साइन लगेगा या कॉलम से पहले, यानी $1 का साइन अगर मिल जाए तो वो मिक्स्ड है। क्या यहां पर दिया हुआ है? ऐसा केस नहीं है, यानी $A1 होता या $1 होता तो इसे हम बोल देते मिक्स्ड सेल रेफरेंस। गलत मत करना, मैं बता दे रहा हूं, आएगा जरूर एग्जाम में। एब्सोल्यूट की बात करें, रिलेटिव की बात करें या मिक्स्ड की बात करें, इन तीनों में से एक तो जरूर मिलना ही मिलना है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ गया यहां पर रिलेटिव, अभी मैंने आपको बताया है, तो अब तो बता दो सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल 365? निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 365 में एक सापेक्ष सेल संदर्भ है, रिलेटिव है? रिलेटिव का मतलब कोई भी डॉलर का साइन नहीं, तो कोई भी डॉलर का साइन नहीं मतलब C2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव।
एब्सोल्यूट में क्या था, रो और कॉलम दोनों के साथ में था, और मिक्स्ड का एग्जाम्पल क्या होगा, $A1 या $1, किसी एक के साथ में ही डॉलर लगेगा, उसे बोलेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक, वेरी गुड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, इसके दर्शन करते हैं। करो बताओ। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल SMTP ईमेल प्रोटोकॉल। वाह वाह। डैश मूल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो ईमेल प्रोटोकॉल का, जो SMTP का क्या है, विस्तार है, एक्सटेंशन है। तो SMTP का एक्सटेंशन का मतलब, SMTP है टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये टेक्स्ट फॉरवर्ड करती है, और वो प्रोटोकॉल जो टेक्स्ट फॉरवर्ड ना करके वॉइस इमेजेस फॉरवर्ड करती है, वो कौन सी है, माइम प्रोटोकॉल। तो SMTP का जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार रूप है, वो क्या है, माइम है। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मेल भेजने के लिए SMTP और मेल को रिसीव करने के लिए POP3 और IMAP। To receive an email, we have to use POP3 और IMAP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना, दैट इज कॉल्ड IMAP। नेक्स्ट, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना, IMAP। Which of the following is used with an intention of extortion money from its owner? निम्नलिखित में से किसका उपयोग उसके मालिक से पैसे वसूलने के इरादे से किया जाता है? पैसा आ गया, मालिक आ गया, इसका मतलब की बात हो रही है किसकी, रैंसमवेयर की। बिल्कुल सही आपने जज किया। देखिए इंटेलिजेंट हैं आप, इसमें कोई शक नहीं, हैंस प्रूव्ड। जैसे ही आपने देखा मनी, और मनी की बात यहां पर होगी, इसका मतलब कि फाइल और फोल्डर को इंक्रिप्ट कर दिया जा रहा होगा, यानी फाइल और फोल्डर को ताला लगाया जा रहा होगा हैकर के थ्रू, और वो क्या कर रहा होगा, फिर आपसे मनी की डिमांड कर रहा होगा कि इतने बिटकॉइंस दे दो, तब ये फाइल और फोल्डर को ओपन करेंगे। और बिटकॉइन ही क्यों मांगे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। यहां पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसको क्या भेज रहा है, ना सोर्स का पता, ना डेस्टिनेशन का पता, है ना, दैट वाई दे डिमांड द बिटकॉइंस, और बल्ले बल्ले हो जाती है रैंसमवेयर वाले की, है ना। नेक्स्ट, द यूजर जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता आमतौर पर किसको लागू करता है, टर्मिनल्स को लागू करता है। यानी अगर हमें सुपर कंप्यूटर का यूज करना है या मेन फ्रेम कंप्यूटर का, तो हमारे पास में एक बड़ा सा स्क्रीन होता है जिसके थ्रू हम बाहर बैठकर इनको ऑपरेट कर सकते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड क्या, टर्मिनल इज द करेक्ट आंसर। आपने देखा होगा कई बार, है ना, स्पेस की बात करें, इसरो की बात करें, या फिर कोई भी रोबोटिक्स जैसी चीज होती है, या जिसको हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, कुछ ऐसे ही कंप्यूटर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। नेक्स्ट, वन एडवांटेज ऑफ डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक फायदा क्या है, जैसे ही आपको एग्जाम में डायल अप मिल जाए, समझ लेना बात मॉडेम की हो रही है, बात टेलीफोन लाइंस की हो रही है, बात स्लो कनेक्शन की हो रही है, क्योंकि डायल अप का मतलब थके हुए कनेक्शंस, स्लो इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन लाइंस या मॉडेम, ये सब डायल अप है। तो इसका मतलब देखो कहीं दिख रहा है कुछ ऐसा, पहला दिया हुआ इट इज फास्ट, ना जी, डायल अप तो स्लो है। दूसरा दिया हुआ है इट यूटिलाइजेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, ब्रॉडबैंड का मतलब हाई स्पीड, ना ना, ये तो स्लो स्पीड है। इट यूजेस राउटर फॉर सिक्योरिटी, ये राउटर है, टाउटर नहीं है, तो इट यूजेस टाउटर फॉर सिक्योरिटी, ना जी ना। इट यूजेस मॉडेम हुज स्पीड इज फास्ट, आधा तो सही आधा गलत है। इट यूजेस मॉडेम, ये तो सही है, लेकिन हुज स्पीड इज फास्ट ये गलत है, हुज स्पीड इज स्लो ये होना चाहिए। इट यूजेस एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन,
क्या डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइन का यूज करता है? बिल्कुल सही जवाब है ना, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अब डायल अप कनेक्शन को एक बार देख भी लीजिए। स्लोएस्ट कनेक्शन है, डिवाइस मॉडेम यूज होती है, टेलीफोन लाइंस को बोलते हैं, नेटवर्क, जो नेटवर्क यहां यूज होता है दैट इज कॉल्ड पीएसटीएन। टेलीफोन लाइंस बोले या पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क बोले, बात एक ही है। तो ये जो टेलीफोन लाइंस की बात हो रही थी, दिस टेलीफोन लाइन नेटवर्क इज कॉल्ड पीएसटीएन, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ठीक, नेक्स्ट, dash is the act of attempting to acquire information such as username, password, credit card। ये सब दे दो, हैकर कहता है बताओ मैं यूजर नेम लेना चाहता हूं, पासवर्ड लेना चाहता हूं, क्रेडिट कार्ड भी लेना चाहता हूं। अरे किडनी ही ले लो डायरेक्ट, है ना, क्योंकि इतना सब करने के बाद में बचेगा ही क्या, है ना, सीधे हार्ट अटैक आने वाला है। तो डैश उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। झांसा देना, जाल फेंकना, फिशिंग अटैक, कभी भी क्रेडिट कार्ड की बात हो, डेबिट कार्ड की बात हो, यूजर नेम की बात हो, पासवर्ड की बात हो, लगा दो उठा के, दैट इज फिशिंग। या कभी कभी तो फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा लिखा होता है क्वेश्चन में। फॉल्सिफिकेशन का मतलब धोखाधड़ी। अगर कभी भी क्वेश्चन में फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा मिल जाए, फिशिंग हो जाएगा। डुप्लीकेट वेबसाइट मिल जाए कि क्लोन किया जा रहा है वेबसाइट को, तो भी फिशिंग हो जाएगा। तो इतने क्लू हैं, जब फिशिंग आंसर लगाएंगे, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा यानी धोखाधड़ी, या क्लोनिंग ऑफ द वेबसाइट, इन सभी केसेस में आंसर होगा फिशिंग अटैक। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग बार इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस वर्ड के केस में जो स्लोएस्ट और लार्जेस्ट यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है वो क्या है? 8 and 72 है। लेकिन पावर पॉइंट के केस में जो फॉन्ट साइज आपको शो होता है किसमें? ड्रॉप डाउन लिस्ट में, वो है मिनिमम 8 और मैक्सिमम है 96। यानी पावर पॉइंट के केस में करेक्ट आंसर होगा 8 and 96। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट? निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल गेट कहा जा सकता है? यही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता है और हम जानते हैं कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं। नॉर और नैंड, एन एंड बोल सकते हैं, नैंड बोल सकते हैं और नॉर बोल सकते हैं। ये आपके क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट। क्या नॉर दिया है? दिया है। क्या नैंड दिया है? नहीं दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? नॉर इज द करेक्ट आंसर। अब मैंने यहां पर आपको दिखा भी दिया है कि बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, नैंड और नॉर। डिराइव्ड लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं, एक्स और एक्स नॉर। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड इंसर्ट टैब इज द डैश टैब इन द रिबन। एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब रिबन में डैश टैब है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा है भाई? हम जानते हैं कि इंसर्ट टैब रिबन में दूसरे नंबर पे आता है और ये आईबीपीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर होगा सेकंड, क्योंकि पहला है होम, होम के बाद है इंसर्ट, इंसर्ट के बाद है डिजाइन। ये भी पूछ सकते हैं डिजाइन किस नंबर का है, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का लेआउट, फिफ्थ रेफरेंस, मेलिंग, देन रिव्यू। तो ये याद कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। क्लियर? नेक्स्ट, है ना, तुम लोग भी कह रहे होगे सर कितना याद रखें,
है ना, मैथ्स याद रखें या रीजनिंग या कंप्यूटर, तो बेटा देखो जो राह तुमने चुनी है ना, वो आसान तो नहीं है। जब अंगारों पे कदम रखा है तो चलना भी तो पड़ेगा, है ना। बना रहे हो महल, टाइम तो लगेगा, है ना। घर बनना तो आसान है, लेकिन आपको महल बनाना है तो टाइम तो लगेगा और समय लगेगा और मेहनत लगेगी लगेगी, है ना। जज्बा कम मत होने देना। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन दी सीपीयू इज कॉल्ड, बताइए सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है डिकोड करना इंस्ट्रक्शंस को। जो कंट्रोल करेगा वही तो डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शंस को। तो द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट सीयू इन द सीपीयू इज टू डिकोड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, कुकीज वर ओरिजिनली डिजाइंड फॉर। मैं हर एक सेशन में कुकीज का क्वेश्चन डालता जरूर हूं, क्यों? क्योंकि एग्जाम में कुकीज से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मैं हर बार रिपीट करता हूं एक ही बात कि कुकीज स्मॉल टेक्स्ट फाइल है, सेंड करता है सर्वर, स्टोर होती हैं ब्राउजर में या क्लाइंट में, है ना। हर बार बताता हूं मैं आपको कि कुकीज में क्या क्या होता है। जो भी आप सर्च करते हैं वो कुकीज में स्टोर हो जाता है ना। ये भी बताता हूं। जरा मुझे बताइए कि कुकीज को डिजाइन किसके लिए किया गया है? क्लाइंट के लिए, सर्वर के लिए, दोनों के लिए, वेब प्रोग्रामिंग या ऑल ऑफ दीज? कुकीज भेजता है जो, डिजाइन भी उसी के लिए किया जाता है। तो भेजता कौन है? सर्वर। तो कुकीज वर ओरिजिनली डिजाइंड फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, ताकि सर्वर उस कुकीज को बिना बताए क्लाइंट के पास से उठा लेता है ना। सर्वर बताता थोड़ी ना है कि मैं कुकीज दे रहा हूं, ये गुप्त रूप से आपके सिस्टम में डाली जाती है और सर्वर के द्वारा इसको निकाल ली जाती है। तो यानी कुकीज वर ओरिजिनली डिजाइंड फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। हैकर बस यही चाहते हैं कि कुकीज ये ना देख पाए कि वो इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं, है ना। इसके लिए बहुत सारे ब्राउजर आते हैं जिसका इस्तेमाल करके, जैसे यू कैन से बहुत पॉपुलर ब्राउजर टॉर ब्राउजर। अगर आप टॉर ब्राउजर का यूज करते हैं तो आप यहां पर कुकीज से कहीं ना कहीं बच सकते हैं, है ना। अदरवाइज तो कुकीज डैमेज करेगी, आपकी सारी इंफॉर्मेशन को लीक करेगी, ले जाएगी, है ना। ये है कुकीज। तो आप ये समझिए कि जो भी आप इंटरनेट पर करते हैं, जो भी आप इंटरनेट पर करते हैं, वो सब कुकीज में जाकर स्टोर होता है, सर्वर साइड पर स्टोर किया जाता है। आपने शायद नोटिस भी किया होगा, कई बार अगर जो क्राइम होते हैं किसी के घर में, है ना, डेथ हो जाती है, तो पुलिस आती है और उसके मोबाइल फोन को जब्त कर लेती है, उसके लैपटॉप को ले जाती है, ताकि वो कुकीज के थ्रू, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के थ्रू ये देख पाए कि उसने क्या क्या किया हुआ है पिछले कुछ सालों में, है ना। दैट इज दी मोर क्रक्स पार्ट ऑफ कुकीज। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? CDC 6600, यूजनेट, कोमोडोर, परम 10,000 या नन ऑफ दीज? आप जानते हैं कि दुनिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है CDC 6600, है ना। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, CDC 6600। नेक्स्ट, attempt to gain or change IP address और DNS is called। IP एड्रेस या DNS हासिल करने या बदलने की कोशिश क्या कहलाती है? हैकर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो IP एड्रेस को बदल पाए या डोमेन नेम सिस्टम को बदल पाए, क्योंकि अगर उन्होंने ये कर दिया तो कोई ये नहीं जज कर पाएगा कि ये हैकिंग किस कंप्यूटर से हुई है। तो क्लोनिंग ऑफ द IP एड्रेस या चेंजिंग ऑफ द IP एड्रेस या DNS इज कॉल्ड स्पूफिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है एक तरीके से मास्क, है ना, अपने चेहरे के आगे एक मास्क लगा के घूमना, जिससे कि कोई आपको पहचान ना पाए कि आप आखिरकार कौन है। तो चेंज द IP एड्रेस एंड DNS, ये करके क्या किया जा रहा है? मास्क तो लगाया जा रहा है कि कोई पहचान ना पाए कि हैकर कौन है। तो दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग। समझ में आया? नेक्स्ट, डैश इज अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल
यूज टू डायनेमिकली असाइन एन आईपी एड्रेस टू एनी डिवाइस। डैश एक नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग किसी भी डिवाइस को गतिशील रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी पता देने के लिए किया जाता है। मैंने क्वेश्चन में देखा डायनेमिक असाइन आईपी एड्रेस। अगर डायनेमिक या ऑटोमेटिक असाइन आईपी एड्रेस की बात होगी, आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक असाइन हो जाए या डायनेमिक असाइन हो जाए, तो इस केस में आंसर होगा डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी का काम होता है आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करना या डायनेमिक असाइन करना, है ना। ये याद रखिएगा, ज्यादातर क्वेश्चन में ऑटोमेटिक शब्द का यूज किया जाता है ताकि आप पकड़ ना पाए, है ना, क्योंकि डायनेमिक दे देंगे तो आप पकड़ लेंगे, डायनेमिक मतलब डीएचसीपी। तो एग्जामिनर कहता है बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, है ना, बहुत चालाक है एग्जामिनर। तो वो तुरंत क्या करेगा, डायनेमिक की जगह पर ऑटोमेटिक कर देगा। समझ गए ना। वो एग्जामिनर है, वो चाहता ही नहीं है बच्चे पास हो, वो चाहता है बच्चे फेल हो, है ना। लेकिन सचिन सर है ना यहां पर, तो डरिए नहीं, विश्वास रखिए, जैसे पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से बस पढ़ते जाइए और छोटे से नोट्स बनाते रहिए, है ना। जो मैं बताया करूं बस लिख लिया करो उसको कहीं पर, और एग्जाम के टाइम पर एक बार रिवाइज कर लिया करो फटाफट से, फिर देखो मजा। जिस पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं ना वो पॉइंट बस याद रखो, क्योंकि हमें पता है कि एग्जामिनर क्या देगा, है ना, इसके बाहर उसका दम नहीं है कि वो दे दे, है ना। देखिएगा आप, द मॉर्फ ट्रांजिशन फीचर हैज बीन एडेड इन विच वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के किस संस्करण में मॉर्फ ट्रांजिशन फीचर जोड़ा गया है। एक नया फीचर जोड़ा गया है प्रेजेंटेशन में, मॉर्फिंग, और ये जोड़ा गया है किस वर्जन से, 2019 वर्जन से। तो याद रखिएगा, मॉर्फिंग का मतलब है कुछ ये है ना, ये जो आपको बढ़िया दिख रहा है स्क्रीन पे, दिस इज कॉल्ड मॉर्फ करना। और ये फीचर जोड़ा गया है प्रेजेंटेशन में एमएस ऑफिस में, दैट इज कॉल्ड मॉर्फिंग, ऑफिस 2019 से। ठीक, चलो। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2021 डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड 2021 दस्तावेज में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है। टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एलिगेरियन, कैलिब्री या नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि वर्ड आई या एक्सेल, एक्सेल आई या पावर पॉइंट, सब में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो क्या है गाइस, दैट इज कैलिब्री, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पुराने वाले वर्जन के केस में ये आंसर था टाइम्स न्यू रोमन। अगर यहां पर वर्जन मेंशन नहीं हो तो हो सकता है एग्जाम में आंसर टाइम्स न्यू रोमन आ जाए, लेकिन उस केस में फिर कैलिब्री मेंशन नहीं होगा, है ना। अगर कैलिब्री नहीं हो तो समझ जाना कि पुराने वाले वर्जन के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, तो आंसर लगा देना टाइम्स न्यू रोमन, और नए वाले वर्जन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, कैलिब्री होगा। नेक्स्ट, डैश इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर दिखाई दे समझ जाना आंसर या तो टीसीपी होगा या यूडीपी होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो ही प्रोटोकॉल काम करती हैं, टीसीपी जो कनेक्शन ओरिएंटेड है और यूडीपी जो कनेक्शन लेस है। अब देख लो आंसर में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डैश इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दैट हेल्प टू डिलीवर योर ईमेल टू द डेस्टिनेशन रिलायबली। डैश एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो आपके ईमेल को गंतव्य तक मजबूती से पहुंचाने में मदद करता है। रिलायबल प्रोटोकॉल कौन सी है, टीसीपी रिलायबल है और यूडीपी नॉन रिलायबल है। तो आंसर क्या होगा गाइस, टीसीपी। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है इसलिए ज्यादा विश्वास किया जा सकता है, यूडीपी कनेक्शन लेस है इसलिए कोई इस पे भरोसा करता नहीं है। समझ में आया, वेरी गुड। इट refers to a type of modular plug normally used at the end of Ethernet patch cable। बस हमने देखा ईथरनेट केबल, ईथरनेट केबल का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क केबल, लैन केबल, ईथरनेट केबल। और हम जानते हैं कि लैन केबल या ईथरनेट केबल में जो प्लग लगा होता है, जो कनेक्टर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड RJ45।
तो ईथरनेट हो या लोकल एरिया नेटवर्क केबल हो या ट्विस्टेड पेयर केबल हो, इन सभी में क्या होगा गाइस, RJ45। लेकिन अगर टेलीफोन दिया हो कि कनेक्टर का नाम बताइए टेलीफोन लाइन से जो कनेक्ट होता है, तो आप कहेंगे वाह 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 वाह, टेलीफोन लाइन का मतलब RJ11। टेलीफोन लाइन का मतलब RJ11। तो टेलीफोन कनेक्टर हो गया RJ11 और ईथरनेट केबल का कनेक्टर हो गया RJ45। वेरी गुड, बल्ले बल्ले है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए व्हाट इज द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट ओवर नेटवर्क। नेटवर्क पर भेजे जा सकने वाले डेटा का वास्तविक माप क्या है। एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट ओवर अ नेटवर्क, जो डेटा हम नेटवर्क पर भेजते हैं उसे क्या बोलते हैं, कितने समय में वो डेटा निकला और कब पहुंचा। तो पर यूनिट टाइम इंपॉर्टेंट है, और पर यूनिट टाइम का मतलब है पुट, और पुट का मतलब है थ्रूपुट। यानी सीपीयू की परफॉर्मेंस भी हम थ्रूपुट में ही मेजर करते हैं कि कितने समय में प्रोसेसिंग की गई। तो मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। नेक्स्ट, दिस इज एन एक्टिविटी इन विच साइबर फ्रॉडस्टर प्रिटेंड टू बी ट्रस्टवर्दी टू विन अदर पीपल्स ट्रस्ट। अगर कोई किसी का ट्रस्ट हासिल करने के लिए अपने आप को बड़ा ट्रस्टवर्दी दिखा रहा है, तो क्या वो अपने आगे एक मास्क लगाया हुआ है, वो उसका असली चेहरा नहीं है। यस सर, इसका मतलब कि असली चेहरे को छुपाकर अगर काम किया जाए, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस को छुपाना, डीएनएस को छुपाना या अपनी एंटिटी को छुपाना, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। तो हो गया ना इसका आंसर भी स्पूफिंग। तो दिस इज एन एक्टिविटी इन विच साइबर फ्रॉडस्टर्स प्रिटेंड टू बी ट्रस्टवर्दी टू विन अदर्स पीपल ट्रस्ट। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसमें साइबर जालसाज दूसरे लोगों का विश्वास जीतने के लिए भरोसेमंद होने का दिखावा करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। नेक्स्ट, what will be the output of the function cell floor 3.7, 2 in MS Excel 2021। हमने देखा फ्लोर, फ्लोर का मतलब डांस फ्लोर, फ्लोर मतलब लेस वाली वैल्यू, और सीलिंग मतलब ग्रेटर वाली वैल्यू। 2 की पढ़ेंगे टेबल, और 3.7 के या तो बराबर होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए फ्लोर के केस में। तो 2 1 2 यानी करेक्ट आंसर होगा 2। अगर यहां पर दिया होता सीलिंग तो आंसर हो जाता 4। क्यों? क्योंकि सीलिंग के केस में हमेशा ग्रेटर वाली वैल्यू लेते हैं। तो दूसरे वाले की पढ़ते आप टेबल, यानी 2 की पढ़ेंगे टेबल, और 3.7 से बड़ा वाली वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू। किस केस में? सीलिंग के केस में। तो 2 2 4 यानी 4 हो जाता आंसर इन केस ऑफ सीलिंग, और फ्लोर के केस में आंसर होगा 2। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 34। What allows you to print on both side of the printer? जो आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट निकालने की अनुमति दे उसे क्या बोलते हैं? फ्यूजर, डुप्लेक्सर, टोनर, पेपर स्वैपिंग यूनिट या ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं कि पेपर के दोनों साइड में अगर हमें प्रिंट निकालना है तो दैट इज कॉल्ड डुप्लेक्सर। हम सेटिंग्स में जाएंगे और डुप्लेक्सर पर टिक लगा देंगे तो प्रिंटर के पेज पर दोनों तरफ प्रिंट निकल के आएगा with the help of duplexer. Next, which of the following have the fastest access time? निम्नलिखित में से किसके पास सबसे तेज एक्सेस टाइम है? यानी पूछ रहा है फास्टेस्ट मेमोरी। रजिस्टर देखो, रजिस्टर तो है नहीं। अब कैशे देखो, कैशे भी नहीं है। अब रैम देखो, रैम 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 मिल गया। सर दिख तो नहीं रहा, दिखेगा
जब आपको यह समझ में आएगा कि सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब रैम और रोम होता है, तो हमें दिख गया सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर है रैम जो कि है फास्टेस्ट, तो आंसर क्या है? सेमीकंडक्टर। तो पहले मैंने ढूंढा रजिस्टर, फिर मैंने ढूंढा कैशे मेमोरी, फिर मैंने ढूंढा रैम, जो मिल गया लगा दिया आंसर। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंट्रोल एंटर अगर हम करेंगे तो ये किसका शॉर्टकट की है? पेज ब्रेक का। कंट्रोल प्लस एंटर फॉर दी पेज ब्रेक। अब एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनते हैं। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की बताइए, लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की बताइए, या पैराग्राफ ब्रेक की बताइए। तो पेज ब्रेक की है कंट्रोल प्लस एंटर, लाइन ब्रेक की है शिफ्ट प्लस एंटर, और पैराग्राफ ब्रेक की है सिर्फ एंटर। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कैसे याद करें? पी का मतलब सी, प्रियंका चोपड़ा, याद कर लो इसको। पेज का मतलब कंट्रोल प्लस एंटर, लाइन का मतलब शिफ्ट प्लस एंटर। कोई लाइन दे तो कहो शिफ्ट हो जाओ, नो लाइन है ना, टाइम नहीं है। तो लाइन ब्रेक का मतलब लाइन मतलब शिफ्ट, लाइन मतलब शिफ्ट प्लस एंटर, और पैराग्राफ के लिए सिर्फ और सिर्फ एंटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम एंड्रॉइड 13 डेवलप्ड बाय गूगल, रिलीज फॉर द पब्लिक ऑन अगस्त 15 2022? 13 एंड्रॉइड के 13 वर्जन को क्या बोलते हैं, है ना, सिंपल यही तो पूछा जा रहा है। 15 अगस्त 2022 को जनता के लिए जारी गूगल द्वारा विकसित एंड्रॉइड 13 का नाम क्या है? जबकि आप जानते हैं कि लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉइड 14, जानते हैं ना, एंड्रॉइड का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 14 आ चुका है। 13 है टिरामिसु, 13 है टिरामिसु, और 14 है अपसाइड डाउन केक। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, और अगर ऑप्शन में दिया हुआ है अपसाइड डाउन केक, तो यही होगा। और अगर ये नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है एंड्रॉइड 13 को मान ले, टिरामिसु को मान ले, है ना। वैसे जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? एंड्रॉइड 14 अपसाइड डाउन केक। नेक्स्ट, डैश इज नाउ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले यह देखा था कि दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है ना, CDC 6600। लेकिन फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें तो आप जानते हैं, है ना, इतना तो आप जानते ही हैं भाई, हमें मालूम है, बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट ब्रो। बताओ कि, तो आंसर होगा दैट इज फ्रंटियर, है ना, यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया, दैट इज फ्रंटियर इज नाउ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। स्पीड कितनी है ये पूछा जा सकता है, दैट इज 1.102 एक्साफ्लॉप। इसकी यूनिट जरूर याद रखिएगा कि सुपर कंप्यूटर की जो यूनिट होती है वो फ्लॉप्स में होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। और एक्साफ्लॉप में है किसकी? फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, दैट इज फ्रंटियर की। और ये किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है? तो आंसर है अमेरिका, यानी यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया, है ना, याद रखिएगा इसको। एज ऑफ जून 2023, अच्छा जी, द डैश सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। अभी हम लोगों ने दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करी, तो अब मैंने कहा क्यों ना यहीं पर आपको इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात भी कर ले, ताकि आपको याद रहे दोनों क्वेश्चंस। तो बताओ मुझे कि जून 2023 को फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया जिसको डिक्लेयर किया गया है, जिसकी रैंक 75वें नंबर पे आती है दुनिया में, दैट हैविंग बीन रैंक्ड 75th फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। बताइए, जून 2023 तक डैश सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसे दुनिया में 75वें सबसे तेज स्थान दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एरावत, दैट इज कॉल्ड एरावत। तो आपको क्या याद रखना है? एक तो एरावत याद रखना है और एक फ्रंटियर याद रखना है। फ्रंटियर एरावत, फ्रंटियर एरावत। तो फ्रंटियर हो गया दुनिया का फास्टेस्ट
और इंडिया का फास्टेस्ट हो गया दैट इज एरावत। ठीक, नेक्स्ट, एप्पल अनाउंस लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आपने एंड्रॉइड का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, एंड्रॉइड 14 अपसाइड डाउन केक। तो हमने कहा चलो यहीं पर iOS की भी बात कर लेते हैं, मैक ओएस की बात भी कर लेते हैं। तो एप्पल ने अनाउंस किया है लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 5 जून 2023 को। इसका नाम बताइए। एप्पल अनाउंस लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑन 5 जून 2023 दैट इज कॉल्ड। एप्पल ने 5 जून 2023 को नवीनतम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डैश की घोषणा की है दैट इज कॉल्ड सोनोमा। सोनोमा यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, दैट इज द करेक्ट वन, है ना। तो कैसे याद रखेंगे सोनोमा को, कि मां कहती है बेटा सोना नहीं है, यानी सोनोमा, है ना। दैट इज द लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। कब डेवलप किया गया, अनाउंस किया गया 5 जून 2023 को। तो बताइए भाई, समझ में आ गया। अब यहां पर आप एक बार ये भी देख लीजिए कि सोनोमा से पहले जो वर्जन था वो था वेंचुरा, उससे पहले मॉन्टेरी, उससे पहले बिग सर। तो मैक ओएस 11 है बिग सर, 12 है मॉन्टेरी, 13 है वेंचुरा और 14 है सोनोमा। तो कैसा लगा आपको गाइस सेशन, बताइएगा। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया। क्यों भाई, बताएंगे ना, बताते तो है नहीं आप लोग सब, है ना। गुपचुप रूप से सब रखते हैं अपने पास, सर को पता ना चल जाए, है ना, किसी को पता ना चल जाए कि कितना स्कोर कर रहे हैं। अरे बता दिया करो कि 40 में से कितना स्कोर आया। तो विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम, कौन सा सॉफ्टवेयर एक सिस्टम में बाहरी पहुंच को रोकता है, बताइए। एक्सटर्नल एक्सेस से जो प्रिवेंट करता है वो कौन है, फायरवॉल, गेटवे, राउटर, वायरस चेकर या एंटीवायरस, बताइए। खुलासा होगा अगले बेस्ट 40 क्वेश्चंस वाले सेशन में, है ना, यानी नेक्स्ट सेशन में। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर सेशन पसंद आया हो और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कंप्यूटर में थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, किसी भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो और लग रहा है कि कंप्यूटर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना, एक बार जरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ लिया जाए। समय अगर हो आपके पास और आपको लगता है कि 60-65 घंटे आप पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के, है ना, बिल्कुल विस्तार से, जैसे एक वेब सीरीज देखते हैं, जैसे एक मूवी देखते हैं, है ना, इस तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट से लेके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को अगर आपको करना है स्ट्रॉन्ग, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से। और कोर्स से कनेक्ट करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स से। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, मजबूती के साथ पढ़ते रहिए। स्टे स्ट्रॉन्ग गाइस, अपने और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।